अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज जिन कैंडिडेट्स का मैं इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इनका ताल्लुक डीजी खान से है। और इस दफ़ा पीपीएससी लेक्चरार केमिस्ट्री में इनकी रिकमेंडेशन हुई है। मेरिट नंबर जो इनका रहा है वो मेरिट नंबर 8 रहा है। टेस्ट में इनके जो मार्क्स हैं वो 62.25 हैं और इंटरव्यू में इनके मार्क्स 66 हैं। एक बहुत ही खुशनसीब कैंडिडेट जिनकी अभी अभी बीएस कंप्लीट हुई है और माशाल्लाह बीएस के फौरन बाद ही जॉब लग गई है। जिन कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, शाहिद की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम कामरान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि माशाल्लाह जो है आपने, जैसे पाकिस्तान के आजकल हालात हैं उस लिहाज से तो ये कारनामा ही है कि जितना कंपटीशन है केमिस्ट्री के अंदर इस टाइम रिसेंट टाइम में, लाइक 29 सीट्स आई थी लास्ट टाइम केमिस्ट्री की और 6,000 लोगों ने जो है, लगभग 6,000 प्लस लोगों ने जो है, मेल कैंडिडेट्स ने उन सीट्स के ऊपर अप्लाई किया था। तो उन 6,000 लोगों में से जो है आपकी सिलेक्शन होना और मेरिट नंबर 8 पे आना, एक चीज़ तो क्लियर कट बता रही है कि आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं। तभी जो है आप जो है इस मकाम पे आज आगे हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से है, कहाँ से आपने बीएस किया है और आजकल आपकी क्या मसरूफियात है। जी जी, मेरा बीएस जो है ना वो यकम अगस्त को मेरे पेपर एंड हुए थे। और बिल्कुल उसके बाद जो है ना 7वें दिन ये पीपीसी का एड आया था लेक्चरर केमिस्ट्री का। तो 7वें दिन मैंने अप्लाई किया। तो जब मैंने देखी 29 सीट थी तो मेरे जहन में ये है कि ट्राई कर लेते हैं। एक पता नहीं सीट तो हमें मिलने वाली नहीं है। तो बस ट्राई के लिए अप्लाई भी कर दिया। और साथ में ये था कि एफएससी को रिवाइज कर लूंगा। कुछ ट्रांजिशन केमिस्ट्री खुद से लिखी हुई थी, वो भी जहन में था कि वो कर लूंगा। स्टीरियो केमिस्ट्री वो भी लिखी हुई थी और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के जो है ना वो भी टॉपिक लिखे हुए थे खुद रजिस्टर में, जो खुद से लिखे हुए थे। बाकी कोई बुक जो बैचलर या मास्टर के हवाले से ना, वो मेरे पास अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि जो मेरे माइंड में था कि पीपीएससी जो है ना एप्लीकेशन की लास्ट डेट से ना उसके बाद कोई 2 मंथ बाद टेस्ट लेती है। तो मैंने रजिस्टर पे ना वो डेट वाइज लिख लिया था कि इतने दिनों में ये कवर करूंगा, इतने दिन में मतलब एफएससी कवर करूंगा, इतने दिन में स्टीरियो कवर कर लूंगा। तो 2 मंथ का एक बनाया हुआ था माइंडसेट। जब अप्लाई कर दिया था लास्ट डेट, उसके बाद टेस्ट जो आया था ना वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1 मंथ बाद उन्होंने कहा कि टेस्ट आएगा। तो फिर जो ऐसे समझे जो मैंने सेटअप बनाया था मेरे लिहाज से वो भी फेल जा रहा था। सही। तो हाँ, तो उस पे जो मैं मतलब मेरे से एफएससी भी पूरी रिवाइज नहीं हो रही थी। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करना हुआ अल्लाह ताला का कि उसकी डेट जो है ना पोस्टपोन्ड हो गई थी 20 दिनों के लिए, ये आपको भी मालूम होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो डेट जो है कुछ एक्सटेंड हो गई थी, दरमियान में आई थी तो दोबारा जो है वो एक्सटेंड की तरफ चली गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, कंटिन्यू करें आप। जो एक्सटेंड हुई थी, जो मैंने अपना सिस्टम बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जो है ना रवैयन अपनी पूरी कर ली थी। तो उसमें जब मैंने टेस्ट में फर्स्ट टाइम अपियर हुआ था किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, ऐसे समझे वो मेरा पहला ही टेस्ट था, पहला ही एक्सपीरियंस था। तो मैंने जब टेस्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि टेस्ट जो है ना वो कंपेरेटिवली आसान है बाकी टेस्ट की निस्बत, क्योंकि मेरा पहला था तो मेरे जहन में ये नहीं था कि पहले पीपीएससी के कितने मुश्किल होते हैं या ये आसान है। तो मैं जब देख के आया तो घर वालों ने मुझसे पूछा कि क्या कोई मेरिट बन जाएगा। मैंने कहा मेरे अगर आ 65 तक तो मेरिट इससे ऊपर जाएगा। सही मतलब सही। मेरे माइंड में ये था कि आसान है। सही तो बाकी दो जो थे ना जिन्होंने पहले पीपीएससी दिया हुआ था, जो उनसे पूछता वो कहते हैं नहीं तेरा मेरिट में नाम आएगा भाई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मतलब टेस्ट का रिजल्ट लगा तो अपना मेरिट में नाम देखा तो फिर कुछ कॉन्फिडेंस जो है ना खुद में आया कि अब भाई इंटरव्यू के लिए तैयार हो। तो लोअर सेंटर चूंकि रखा हुआ था इंटरव्यू के हवाले से भी, वो भी इतना काफी जल्दी ही आ गया था। मेरे ख्याल में 21 को रिजल्ट आया था, तो 13 दिसंबर मेरा जो है ना इंटरव्यू। अच्छा, खुशकिस्मती की जो है इंतहा देखें कि पीपीएससी का पहला अप्लाई इन्होंने किया, पीपीएससी का पहला टेस्ट दिया, पहला टेस्ट क्लियर किया, पीपीएससी का पहला इंटरव्यू ही था इनका और पहला ही इंटरव्यू इनका क्लियर हो गया। और माशाल्लाह से
इस टाइम जो है 17 स्केल में इनकी जॉब हो गई है। आप देखें, ये खुशकिस्मती है इसमें जो है, नो डाउट इनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होगी। इंसान जो है जो मेहनत करता है उसके लिहाज से उसका जो फल है लाजमी उसको मिलता है। तो यहाँ पे जब मेहनत भी मिल जाए, लक भी मिल जाए, तो बंदा जो है वो शायद की तरह बन जाता है कि देखें सोने पे सुहागा, वहाँ डिग्री कंप्लीट और यहाँ जो है जो भी बिल्कुल इनके हाथ में है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि जो एक्सपीरियंस, जैसे आपने बताया अभी आपकी डिग्री कंप्लीट हुई रिसेंटली, जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है बीएस है जो कंप्लीट हुआ है, आपने ना कहीं इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू के हवाले से आपने काफ़ी चीज़ें सुनी भी होंगी लोगों से कि इंटरव्यू में ये भी कर लें ये भी कर लें। आपने पर्टिकुलरली इंटरव्यू की तैयारी कहीं से की है, या आपने अपने ऊपर बिलीव किया कि जो कुछ मैंने पहले पढ़ लिया है अपनी बीएस में, या वही मेरे लिए काफ़ी है, मैं उन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहूँ? जी। जी कमरान भाई, इंटरव्यू के हवाले से जो है ना, मैं काफ़ी जो है ना दोस्तों से रब्ता करता रहा। ऐसा कोई बंदा उस टाइम मिला नहीं कि जो पहला इंटरव्यू मतलब जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ हो। जी। जी। तो एक हम मोहम्मद वाला के जो जिन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया हुआ है, जुनैद साहब। तो जुनेद उनसे सर। मेरा जो है ना, जुनैद साहब, उनसे मेरा रब्ता हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप मुझे ना कोई शार्ट शार्ट बताएं कि मैं ये पढ़ के ना इंटरव्यू दे दूं। तो उन्होंने कुछ बताया था कि आप जो है ना प्रैक्टिकल वाली बुक लें, उसमें शार्ट एनालिसिस कर लें। एफएससी तो आपको आती होगी, बैचलर भी मास्टर भी आपको आता होगा, लेकिन ये जो है ना आपका एरिया वीक होगा तो आप ये कर लें। तो मैंने जो है ना वो इंटरव्यू के जो दिन थे वो 21-22 दिन वो जस्ट प्रैक्टिकल की जो है ना वो बुक पढ़ी थी। बाकी जो है ना पहले का जो था अपना नॉलेज बस उसी में बिलीव किया। अच्छा, पहला इंटरव्यू था चूंकि आप बता चुके हैं पहले, तो इंटरव्यू जो है वो 15 से 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है, जो कि आपका चेयरमैन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ गुजरा, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो कौन कौन से जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली वो आपसे पूछे गए, इस हवाले से थोड़ा सा जो है हमारे नाज़रीन को बताएं। जी चेयरमैन साहब ने जब भी मैं इंटर हुआ तो उन्होंने शुरू में खुद से ही पूछा कि आर यू शाहिद रहमान फ्रॉम डीजी खान, मतलब खुद से क्वेश्चन। लोअर सेंटर में कुछ इस मरतबा ऐसा था कि इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछते थे, वो खुद से जो है ना अपने जो है ना आपका इंट्रोडक्शन उसी से खुद से क्वेश्चन करते जा रहे थे। मैंने कहा जी मैं डीजी खान से हूँ। तो बोलते हैं कि डीजी खान सिटी से या किसी विलेज से। तो मैंने बताया था विलेज, फिर तहसील का नाम बताया था तो तौसा शरीफ। तो कहते हैं कि तौसा शरीफ को इस तरह क्यों बोलते हैं, मतलब तौसा शरीफ के साथ शरीफ का लफ्ज क्यों लगा हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो है ना जितने भी ये मज़ारात होती हैं ना, ये पीर के सिटी होते हैं, तो उन्हीं के साथ ये मोस्टली शरीफ लगा होता है। तो उधर भी ख्वाजा शाह सलमान जो है ना वो जो है ना एक पीर थे तो उन्हीं के नाम से। तो कहते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसे लिखा जाता है। मैंने कहा जी। तो उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे जो फर्स्ट बैठे थे राइट हैंड पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप एनालिटिकल के, मैंने कहा जी एनालिटिकल। तो उन्होंने पहला मुझसे क्वेश्चन किया स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा। तो मैंने उनको बताया। उसके बाद कहते हैं कि जो 20 बेस पीक होती है ना इसमें, वो जो है ना क्या होती है। तो मैंने उनको सॉरी कहा कि सर मुझे इसका नहीं आइडिया। तो उसके बाद कहते हैं अगर मैं दो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को इकट्ठा जोड़ दूं तो जो टेक्निक एक नई बनेगी उस टेक्निक का नाम बताओ। तो मैंने उनको बताया था एफिनेटेड टेक्निक का। फिर उन्होंने मुझसे पूछा फिल्टर एज टेस्ट क्या होता है। तो फिल्टर एज टेस्ट जो पूरा प्रोसीजर होता है उसका, फिर उसमें जो कुबाल नाइट्रेट यूज होता है, तो फिर वो उसी से क्वेश्चन निकालते गए कि कुबाल नाइट्रेट ही क्यों यूज करते हैं। तो फिर मैंने वो बताया। फिर उसके बाद बोल बोलते हैं कि अमोनिया और वाटर में से जो है ना वो कौन सा स्ट्रांग लिगेंड है। तो मैंने बताया अमोनिया है। तो फिर उसका फिर रीजन पूछी कि अमोनिया ही क्यों है, वाटर क्यों नहीं है स्ट्रांग। उसके बाद फिर पूछा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना किसका ज्यादा होगा, ये पूछा मुझसे। सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो लेफ्ट पे बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या एमओटी जो है ना 5 बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है या नहीं करती। तो ये ऐसा समझे मेरे माइंड में उस टाइम नहीं आ रहा था। मैं एनर्जी डायग्राम उसको बताता रहा। बाद में मुझे मुझे ये सब पता चला कि जो मैंने बताया वो गलत बताया उनको। उसके बाद अ, उसने मुझसे दूसरा क्वेश्चन किया कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है। तो मैंने फोटोकेमिकल स्मोक को डिफाइन किया।
उसके बाद कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग होती है या रिड्यूसिंग होती है। मैंने कहा ये जो है ना ऑक्सीडाइजिंग होती है। तो कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग होती है, तो इसमें कौन सी चीज़ इसकी वजह बनती है इस स्मोक की। फिर वो जो है ना मैंने उनको आंसर किया। फिर कहते हैं एसिडिक साल्ट को डिफाइन करो। तो मैंने डिफाइन किया। कहते हैं कि एसिडिक साल्ट जो है ना वो मेरे पास पड़ा है, उसमें पानी में डालता हूँ, अब उसका सोल्यूशन जो एसिडिक है। तो मुझे बेस नहीं डालना, मुझे कोई ऐसा सॉल्वेंट बताओ जो उसमें मैं डालूं वो न्यूट्रल हो जाए। तो फिर उस टाइम भी मैंने उनको सॉरी कहा कि सर। फिर उसके बाद कि परसेंटेज जो है ना कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बताओ पार्टी के अंदर। तो उन्होंने डिटेल से मुझसे वो सुनी, ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर एंड जब मैंने बताया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बाद में मुझसे पूछा कि बॉडी के अंदर क्या इस्तेमालात हैं, मतलब क्या कहाँ कहाँ नाइट्रोजन पाई जाती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, ये कहाँ पे। मैंने प्रोटीन का बताया। कुछ ऐसे मतलब डिफरेंट से क्वेश्चन हुई। और देन मुझसे साल्ट के रिसोर्सेज के बारे में पूछा कि साल्ट पाकिस्तान में कहाँ पाई जाती हैं। सही सही। तो उस ने बताया कि खेवड़ा के हवाले से बताया। फिर कहते हैं कि साल्ट के इंडस्ट्री में यूजेस बताओ। तो इंडस्ट्री में यूजेस जो है ना मैंने फूड इंडस्ट्री बताया, प्रिजर्वेटिव इंडस्ट्री का बताया, और उसके साथ जो मैंने लेदर इंडस्ट्री का बताया कि लेदर ट्रेनिंग जो की जाती है। तो कहते हैं कि क्या जो लेदर इंडस्ट्री में साल्ट यूज किए जाते हैं क्या वो नेचुरल पाए जाते हैं या आर्टिफिशियल। तो मैंने उनको बताया कि नेचुरल तो इतने नहीं होते हैं, क्योंकि क्रोमिक साल्ट होते हैं तो वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो टोटल मेरे ख्याल में मुझसे 15 क्वेश्चन जो थे सब्जेक्ट बेस्ड के किए गए थे। तो उनमें से दो तीन का मैंने सॉरी का, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साहब के राइट आंसर किए थे। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो 20 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है, जो कि इंटरव्यू हाल में जो है वो मुनक्किद हो रहा होता है, मीन 3 लोग जो है आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो तीन जो 15 से 20 मिनट होते हैं वो आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। और इन 20 मिनट के अंदर जो है आपकी लक भी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है कोई छोटा सब्जेक्ट, लिमिटेड सब्जेक्ट तो नहीं है। केमिस्ट्री जो है एक डाइवर्स सब्जेक्ट है। बाज औकात होता है ऐसा है कि स्टूडेंट जो है कुछ तैयार करके जाता है और वहां से कुछ आ जाता है। ये लक भी होती है यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से जो मेरा ओपिनियन है इस बारे में। सेकेंडली जो है, जब आप इंटरव्यू दे के निकल रहे होते हैं ना, आपको जो है उसी टाइम अंदाजा हो जाता है वहां पे इन्वायरमेंट जो था पूरे इंटरव्यू के दौरान वो कैसा था। आपको पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं कि आप समुंदर के उस तरफ है या समुंदर की इस तरफ है। तो आप जब निकल रहे थे इंटरव्यू दे के बाहर, जैसे ही आप बाहर आए, तो आपके अपने क्या एहसास थे, क्या जज्बात थे, आपको लगता था क्या कि आप जो है इतने मार्क्स ले पाएंगे इंटरव्यू में कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, या आपको लगता था कहीं ना कहीं मैंने जो है डेफिशिएंसी कुछ छोड़ी है, वो मुझे सही बतानी चाहिए थी। कबरान भाई, जब मैं बिल्कुल बाहर ही निकला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस तेरा ये चांस था, खत्म हो गया। क्योंकि देखें अब 29 सीट्स, और साथ में जब मैं वहां देने गया था ना इंटरव्यू, तो 15 लोग ही बुलाते हैं एक सेंटर में एक ही दिन में। जी जी। तो मैं बातचीत करता रहा, तो ओनली मैं ही था जो बीएस वाला था। बाकी सारे या एमफिल कंटिन्यू थे या एमफिल कंप्लीटेड था। एक दो दोस्त से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि मैं किस में पढ़ा रहा हूँ, कोई बोल रहा था कि मैं जो है ना यूनिक में पढ़ा रहा हूँ, मतलब हाईली रिप्यूटेड इदारे से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा तूने तो 3 4 सॉरी ही कहे हैं, तो जब वो आएंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो बाकी जो है ना, तू फ्रेशर कैंडिडेट है, हायर एजुकेशन को हर जगह प्रेफरेंस मिल जाती है ना। तो मेरे माइंड ये था कि बस नहीं होने वाला। तो सही अल्हम्दुलिल्लाह बस हो गया। सही सही सही। तो ये जो आप जो है एंड पे थोड़ा सा ये बता दें, कोई स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं इनके हवाले से जो है आप क्या नसीहत करेंगे, इनको कोई नसीहत आप अगर करना चाहें कि किस तरह अपनी जो है फाइनल जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस पूरे होल जर्नी के लिए। एडवाइस मैं ये करना चाहूँगा। देखिए मैं बाद में तो ना कोई प्रिपरेशन कर पाया, जिस तरह मैंने आपको बताया है। मैं ड्यूरिंग डिग्री, हाँ ये कंसिस्टेंसी मेरे अंदर थी कि थ्रू आउट द डिग्री जो है ना मैं डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे जो है ना मैं पढ़ता था। तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो किसी इदारे को या कुछ को ज्वाइन करने से मेरा ख्याल में बेस्ट ही यही है कि ना अपने आप पे फोकस करें, पहले से माइंड सेट बनाएं। अगर आपने किसी फील्ड में जाना है ना,
अब मैंने केमिस्ट्री किया तो मैंने घर वालों को कहा था, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, लोग डिफरेंट एरियाज की तरफ जा रहे हैं ऑनलाइन वर्किंग की तरफ। तो भाई बोलते थे भाई कुछ ये भी कर लो। मैं कहता नहीं, जो करना है ना लाइफ में एक ही चीज पे फोकस करना है। अगर केमिस्ट्री करनी है ना तो लाइफ में केमिस्ट्री पे ही जाके जो है ना जॉब लेनी है। तो मैं उनको नसीहत भी यही करना चाहूंगा कि अगर आपने केमिस्ट्री जो है ना रख ही ली है, तो माइंड सेट केमिस्ट्री का ही बना दें, तो आप जो है ना कामयाब इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस फील्ड में, मेरा भी यही मानना है, जिस फील्ड में जो है अपनी जिंदगी के 4 साल आपने वेस्ट कर दिए हैं, आपको उसी को जो है फिर फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए, उसी को लेके फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल डिग्री के बाद आप कहें कि मैंने जो है ये जो डिग्री हासिल की है इसकी कोई वर्थ नहीं है या इसका कुछ नहीं है। देखिए, डिग्री की कभी भी वर्थ नहीं होती है, याद रखिएगा। वर्थ हमेशा आपके नॉलेज की होती है, आपकी पर्सनालिटी जो है उसकी वर्थ होती है। अच्छा, ये थे आप हमारे पास, ये थे शाहिद रहमान। इनके इंटरव्यू से जो चीजें, जो सबक सीखने को मिलता है हमें, जो मुझे सबक मिला, जो आपको भी मिलेगा, एक चीज, एक जो मिथ इन्होंने के इंटरव्यू ने जो तोड़ी है आज, वो मिथ ये है कि अक्सर कहा जाता है कि जो बीएस वाले हैं वो लेक्चरर केमिस्ट्री में भर्ती नहीं हो सकते। मीन्स हमेशा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो एमफिल को दी जाती है। तो ये मिथ जो है, ये शाहिद रहमान जो है स्टूडेंट है आपके सामने, जिनका अभी अभी बीएस कंप्लीट हुआ, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ये मिथ भी यहाँ पे टूट गई है आज कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है अगर आपने सिलेक्शन करनी है। तो एक तो मिथ जो है ये टूट गई है। दो मिथ जो है यहाँ पे इनके इंटरव्यू से टूटी है। एक तो बीएस के बगैर भी, अगर आपके पास सिर्फ बीएस है तो आप उस बेस के ऊपर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी मिथ जो टूटी है, विदाउट एक्सपीरियंस जो है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, तब भी जो है आप अच्छी जगह पे जो सीट है वो हासिल कर सकते हैं। थर्ड चीज जो इनके इंटरव्यू से सुनने को मिली, वो ये मिली, सीखने को जो मिली, कि शाहिद रहमान जो थे वो कंसिस्टेंट थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे ही सीट अनाउंस हुई तो इन्होंने अपना 2 माह का एक रोड मैप जो है वो तैयार किया, और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने तैयारी की। देखिए, कंसिस्टेंसी जो है वो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है कामयाबी की। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने कंसिस्टेंसी का जो दामन है वो हाथ से कभी नहीं छोड़ना। तो ये जो है शायद शाहिद रहमान की जो होल जर्नी है, उससे जो बेसिक सबक मिलता है वो यही मिलता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप में लगन है, आप में जुर्रत है, आप में ताकत है, तो पीपीएससी क्या, आप जिंदगी के हर शोबे में जो है तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, और शाहिद रहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान।